क्या हो गया था, आसान हो गया था। अच्छी बात यह है कि ये गॉस लॉ और गॉस लॉ का एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखता है। हर साल बोर्ड परीक्षा में या किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में गॉस थ्योरम का उपयोग या डायरेक्ट गॉस थ्योरम से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो बनते भी बहुत अच्छे से हैं। क्यों कि गॉस लॉ का जितना भी एप्लीकेशन किया सारी कहानी एक ही जैसी थी, चाहे वो हॉलो सिलेंडर का किए हो, चाहे वो सॉलिड सिलेंडर का किए हो, चाहे स्फीयर का किए हो, चाहे सॉलिड स्फीयर का किए हो। किसी भी चीज का एप्लीकेशन हमने देखा तो देखा कि सारे चीज में एक ही जैसी पैटर्न चल रही थी, है ना। आज हम लोग इसी सारे कहानी का उपयोग करके गॉस लॉ के एक अंतिम एप्लीकेशन है कि अनंत लंबाई का कोई अगर चादर रहेगा, सीट रहेगा और वो चार्ज रहेगा, तो देखो कि जब भी कोई चीज निश्चित लंबाई का रहे तो इस पर कितना आवेश होगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। मान लो ये बोर्ड है और निश्चित लंबाई का अगर ये दिख रहा है तो इस पर हम आवेश क्या कर पाएंगे, गिन पाएंगे कि कितना आवेश है, कैलकुलेट कर पाएंगे मैथमेटिकली। एक फाइनाइट नंबर में होगा, एक निश्चित संख्या में होगी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं और मेजर करके एग्जैक्ट वैल्यू पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर अनंत लंबाई का यही बोर्ड रहे, तो अनंत लंबाई का रहेगा तो इस पर आवेश भी कितना रहेगा, अनंत आवेश रहेगा। तो जब भी अनंत लंबाई की कहानी होती है तो हम लोग डायरेक्ट आवेश को लेकर के आगे नहीं बढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको तीन चीज बताए थे, क्या कि अगर छड़ रहे अनंत लंबाई का और उस पर आवेश रहे तो उसके लिए रैखिक आवेश घनत्व तो बताए थे कितना, लैम्डा बराबर क्यू बाय एल। अगर कोई सतह रहे अनंत लंबाई का तो उसके लिए क्या बताए थे, सतहीय आवेश घनत्व तो सिग्मा, सिग्मा बराबर कितना, क्यू बाय। अच्छा, अगर कोई सतह नहीं, कोई क्षेत्र है, कोई वॉल्यूम में रहे बहुत बड़ा, वॉल्यूम में रहे बहुत बड़ा, इन्फानाइट रहे वॉल्यूम में, तो उसके लिए आपको क्या बोले थे, रो, और रो इक्वल टू कितना बोले थे, क्यू बाय भी। प्रति इकाई लंबाई में आवेश का परिमाण रैखिक आवेश घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण सतहीय आवेश घनत्व, और प्रति इकाई आयतन में जो आवेश का परिमाण होता है उसे क्या कहते हैं, आयतनीय आवेश घनत्व, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इतनी चीजों पर हम लोगों ने बात किया था। आज इसका एक अंतिम एप्लीकेशन जो हम लोग करने वाले हैं, इस अंतिम एप्लीकेशन का हेडिंग क्या है बेटा, तो अनंत क्षेत्रफल के आवेशित चादर के कारण क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी, ठीक ना। क्या चीज है ये कि अनंत क्षेत्रफल के, ठीक ना, अनंत क्षेत्रफल के, अनंत क्षेत्रफल के आवेशित चादर के कारण, अनंत क्षेत्रफल के आवेशित चादर, इसको बोला जाता है सीट, ठीक ना। अनंत क्षेत्रफल के आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस कंसेप्ट पर हम लोगों को आज बात करना है। और इसमें वो सारी चीजें अप्लाई हमको करनी है जो चीजें हम लोग पीछे बात किए हुए हैं कहीं ना कहीं। और ये क्लास का अंतिम लेक्चर, और इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सीखने का प्रयास करिएगा। आवेशित चादर का मतलब क्या, चादर का क्षेत्रफल होगा, लंबाई होगा या आयतन होगा। चादर है कोई चीज तो वो लेंथ में कंसीडर करेंगे कि क्षेत्रफल में कंसीडर करेंगे कि आयतन में कंसीडर करेंगे। चादर है तो ऑब्वियसली चादर का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, है ना। अब मान लो कि अपने पास जो गिवन चीजें हैं, अपने पास जो गिवन चीजें हैं, उस गिवन चीजों के बारे में आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या कि एक अनंत लंबाई का एक कोई सा आवेशित चादर है आपके पास, ठीक ना। मान लीजिए क्या कि ये एक अनंत लंबाई का आवेशित चादर है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये चादर जो मैंने रखा हुआ है, ये चादर यहां से नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे गिरा हुआ है और आपको ऐसा सीन ये दे रहा है, ठीक है। मान लो अगर ये अच्छा नहीं लगे तो हाथ से बनाते हैं, अच्छा इसको मान लो क्या कि ये कुछ ऐसा एक चादर है अपने पास, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है सामने से, और इस आवेश का जो लंबाई है वो इधर भी कहाँ तक है, अनंत तक, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक। अब अनंत लंबाई का चादर का मतलब कोई ये नहीं होता है कि इतना बड़ा चादर जिसको अगर गिरा दे तो पृथ्वी सूर्य चंद्रमा सब ढक जाएगा, है ना। अनंत लंबाई ऐसे नहीं कंसीडर करना है किसी चादर का, अनंत कंसीडर करना है इस चीज से कि अगर मान लीजिए कि आप वहां से इस बोर्ड को देख रहे हैं तो आपको ये बोर्ड एक निश्चित लंबाई और निश्चित चौड़ाई का दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। मैं इसके नजदीक हूं, जैसे जैसे आप नजदीक आते जाएंगे
आपको इस बोर्ड का साइज बढ़ता हुआ दिखेगा। मान लीजिए अगर आपको ऐसे नहीं लगता है तो अपना उंगली ऐसे रखिए दूर और धीरे धीरे उंगली को नजदीक लाइएगा, तो आपको लगेगा क्या कि आपका उंगली धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, बड़ा होने लगा है। हाँ, सब लोग करके देखो, सही में ऐसा होता है। और ये क्यों होता है जो हम तुमको अगले चैप्टर ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे, जब आगे ऑप्टिक्स पढ़ना है ये चीज। ठीक है, अब देखिए कि जैसे जैसे आप नजदीक आते जाएंगे आपको बोर्ड का साइज बड़ा लगता जाएगा। अब मान लो कि मैं नजदीक आते आते एकदम बोर्ड में चिपक गया, एकदम ऐसे बोर्ड में चिपक गया। अब जब चिपक गया, बोर्ड से बहुत कम डिस्टेंस पर रहा, तो हमको बोर्ड कैसा दिखेगा? इनफाइनाइट बोर्ड दिखेगा। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि इनफाइनाइट बोर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, इनफाइनाइट चादर का क्या कॉन्सेप्ट है। इनफाइनाइट चादर का मतलब कि इस कॉन्सेप्ट से, इस चादर से बहुत नजदीक अगर कोई पॉइंट से हम देखेंगे तो ये बोर्ड कैसा दिखेगा? इनफाइनाइट। लेकिन यहां से हम बहुत दूर से देखेंगे तो ये बोर्ड इनफाइनाइट नहीं रहेगा। आपको क्या करना है? बोर्ड को देखना है, लेकिन कहां से? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से कि बहुत नजदीक से? बहुत नजदीक से। मतलब जब पॉइंट बहुत नजदीक में रहेगा तो ये चादर कैसा लगेगा? इनफाइनाइट चादर लगेगा। बात समझ में आ रहा है बात? अब कह रहा है क्या कि ये जो चादर है आपका, इस चादर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, और इसी पॉइंट पी पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए कि अगर ये आवेशित चादर है तो इस पर कुछ ना कुछ आवेश भी दिया होगा। इस पर क्या होगा? आवेश होगा भरा हुआ। अब देखो भाई कि अगर इस पे आवेश भरा हुआ होगा, अगर इस पे आवेश भरा हुआ होगा तो ये चादर तो अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई का है, इस पर आवेश भी कितना होगा? अनंत आवेश होगा। लेकिन अनंत आवेश अपने उपयोग का नहीं है। अपने उपयोग का तो या तो निश्चित आवेश है, लेकिन अगर अनंत आवेश रहता है तो हम लोग काम किस चीज का करते हैं? वही रैखिक आवेश घनत्व का, वही सतहीय आवेश घनत्व का, और वही आयतनीय आवेश घनत्व का। अनंत आवेश अपने काम का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से इस इनफाइनाइट शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। इस इनफाइनाइट शीट को क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। अब मान लो कि हम यहाँ पर क्या किए कि एक छोटा सा टुकड़ा, हम यहाँ पर क्या किए कि एक छोटा सा टुकड़ा मान लिए, जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए आप कितना, कि इस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल हम मान लिए कितना? ए है, और इस पर जो चार्ज है वो कितना है? क्यू है। लेकिन हमको ए और क्यू हमको नहीं पता है। इस सतह पर मैंने क्या किया कि एक छोटा सा क्षेत्र माना जिसका क्षेत्रफल कितना? ए, और इस पर सतहीय आवेश कितना है? क्यू। ये जो है ये अनंत लंबाई का है, लेकिन इसके बारे में हमको इतना पता है कि इसका सतहीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो इस पर आवेश है वो कितना है? सिग्मा आवेश है। इतना बात हमको पता है, ठीक ना? इतना बात हमको पता है, तो हमने क्या किया है कि इसके सतह पर, ठीक ना, चादर के सतह पर क्या किया है? एक क्षेत्र ए माना है जिस पर आवेश कितना हो? क्यू है। ठीक है, अब देखो कि क्या किए हैं? सतह पर एक क्षेत्र हमने माना है। अब इस क्षेत्र के बारे में, एक क्षेत्र ए क्षेत्रफल का माना, ए क्षेत्रफल का माना जिस पर आवेश कितना है? ए क्षेत्रफल का माना जिस पर कितने आवेश हैं भाई? जिस पर क्यू आवेश है, जिस पर क्यू आवेश है। अच्छा, स्मॉल क्यू माने हैं तो इसको स्मॉल क्यू लिखो, ठीक ना? जिस पर आवेश कितना है? क्यू है। अब देखो कि अगर अपने को गॉस लॉ लगाना है, अपने को गॉस लॉ लगाना है, तो गॉस लॉ के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? गसियन सतह का चुनना। और गसियन सतह को चुनना है भाई, तो गसियन सतह के बारे में अपने पास 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में क्या सब है? पहला पॉइंट है ये कि गसियन सतह चारों तरफ से बंद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ये कि चार्ज के अबाउट क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस बिंदु से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जहां पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र निकालनी है। तो अब आप सोचिए कि ये सतह है और इस सतह से हमको एक सिमेट्रिक गसियन सतह गुजारना है। तो चादर के सिमेट्रिक सर क्या होगा? चादर के सिमेट्रिक चादर होगा, लेकिन क्लोज चादर कैसे बनेगा? सवाल ये उठता है कि अनंत लंबाई का ये चादर है और इसके सिमेट्रिक हमको अगर कोई चीज बनाना है तो ये चादर हो सकता है, लेकिन अनंत लंबाई का क्लोज सरफेस बनाएंगे फिर वही दिक्कत आएगी। अच्छा, एक चीज ऐसे तुम सोचो कि अगर मैं एक पाइप लूं और ये दीवार अगर आपका सतह है गोलाकार पाइप, एक पाइप लूं और इस दीवार में आर पार कर दूं, आधा इधर रहे आधा इधर रहे, तो पाइप चारों तरफ से बंद होगा। दोनों तरफ से हम बंद कर देंगे उसके मुंह को, बंद होगा कि नहीं होगा? जितना आवेश के इधर होगा वैसा ही आवेश के पीछे भी होगा, आवेश के अबाउट सिमेट्रिक भी होगा।
तो हम लोग यहाँ पर जो गसियन सतह चुनते हैं यही इंपॉर्टेंट होता है, यही चीज को समझना है और याद रखना है क्या, कि जो आपको गसियन सतह चुनना है वो कैसा चुनना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब रैखिक रहे सिलिंड्रिकल बनेगा, जब स्फेरिकल रहे तो स्फेरिकल बनेगा, जब पॉइंट रहे तब भी कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। लेकिन जब चादर रहे तब गसियन सतह हमेशा क्या करो, एक ऐसा सतह ले लो या तो क्यूबॉइड के जैसा रहे बाहर के तरफ, तब भी सिमेट्रिक रहेगा ना। मान लो एक ऐसा पिलर लें और आर पार कर दें, तो आर पार कर दें तो जैसा आवेश के इस साइड में रहेगा वैसा ही आवेश के इस साइड में भी रहेगा, तो सिमेट्रिक दिखेगा, है ना। और हम इसका लंबाई यहां तक ले जाएंगे कि इस पाइप का एक सिरा कहां पर पहुंच जाए, पी पर पहुंच जाए। अब पी से ये सतह क्या होने लगेगा, पास भी होने लगेगा, उतना ही हमको पीछे भी ले जाना पड़ेगा, है ना। अब देखिएगा ध्यान से कि हमको आर दूरी पर निकालना है ना, हमको आर दूरी पर निकालना है। और ये ध्यान में रखना है कि आर उतना ही छोटा रहेगा जितना से ये सीट कैसा लगे, इनफाइनाइट लगे। अब ध्यान रखिएगा कि आर बहुत छोटा रहेगा तभी ये सीट कैसा लगेगा, इनफाइनाइट। क्यों कि ये जो सीट है उसको आप वहां से देख रहे हैं तो ये सीट तो फाइनाइट लग रहा है, इनफाइनाइट नहीं लग रहा है। ये इनफाइनाइट कब लग रहा है, जब मैं इसके बहुत क्लोज आ जा रहा हूं। इसका मतलब ये आर डिस्टेंस भी क्या होगा, इसके बहुत क्लोज होगा। बात समझ में आ रहा है। अब जब बहुत क्लोज होगा भाई, तो गसियन सतह के बारे में मैं क्या बोला, या तो क्यूबॉइड के जैसा ले लो या तो सिलेंडर के जैसा ले लो। तो सिलेंडर के जैसा अगर तुम गसियन सतह लोगे तो तुम ध्यान देना कि तुम्हारा गसियन सतह कैसा बनेगा, इस पर जरा सा, कि जो तुम्हारा गसियन सतह बनेगा, जो तुम्हारा गसियन सतह बनेगा वो देखो, तो एक सिलेंडर हम बनाए, एक सिलेंडर हम बनाए जो कुछ ऐसा सिलेंडर बने, ये सीट के आगे के तरफ का सिलेंडर है। जो सिलेंडर कुछ ऐसा बने तो इस सिलेंडर के बारे में आप देखिए कि ये सिलेंडर पॉइंट पी से गुजरने लगा कि नहीं गुजरने लगा, गुजरने लगा। अब ये बात है कि सिमेट्रिक करना है तो जितना इस सीट के आगे की तरफ गया है उतना ही पीछे की तरफ भी आना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक रखना है ना। तो सिमेट्रिक रखना है तो सिलेंडर जितना आगे गया भाई उतना ही पीछे भी हमको क्या करना है, इसको रखना है। अच्छा ध्यान दो, तो जितना आगे रखे हैं उतना ही अगर पीछे भी रखेंगे तो ये सिलेंडर जो होगा वो सिलेंडर कुछ इस तरह का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये सिलेंडर कुछ इस तरह का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए सिमेट्रिक है, एक पाइप है जो सतह के आर पार हो गया, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक, जैसा आगे वैसा पीछे, और चारों तरफ से बंद भी है, उस पॉइंट से भी पास कर रहा है जिस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब काम है क्या, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। इस सीट पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की तरफ। तो अगर मान लो यहां पर तुम बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर तुम इस सतह पर बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर आप इस पॉइंट पर भी बात करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। दीवार पर चार्ज है तो इधर बाहर के तरफ और उस साइड में उधर बाहर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, बाहर के तरफ। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इतनी बातें अगर समझ में आ रही है तो अब हम लोग बात करते हैं क्या, एरिया वेक्टर का। आपके पास जो गसियन सरफेस है वो एक ऐसा सिलेंडर है जो दोनों तरफ से क्या है, बंद है। अब हमको क्या करना है, एरिया वेक्टर लेना है। तो एरिया वेक्टर के लिए मैंने आपको क्या बोला है कि सतह के हमेशा कैसा रहेगा, लंबवत, और किधर के तरफ, तो ये वाला जो तुम्हारा फ्लैट सरफेस है, ये वाला फ्लैट सरफेस, इससे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और किधर के तरफ, बाहर के तरफ। तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ लोगे जैसे ही, तो तुम्हारे डीएस का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, डीएस का डायरेक्शन सतह के लंबवत और बाहर की तरफ ऐसा कुछ होगा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा बराबर कितना, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं कोई दिक्कत। यहाँ पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ है। अब इस वाले एरिया का अगर तुम देखोगे, ये वाला जो तुम्हारा फ्लैट सरफेस है, इस वाले फ्लैट सरफेस का डायरेक्शन भी क्या होगा, परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। तो जब परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ इसका आप डायरेक्शन बनाइएगा तो इसका डीएस कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, यहाँ पर थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। अब देखो कि ये जो तुम्हारा पाइप है इधर कर्व सरफेस है। अब यहाँ पर तुम कहीं भी एरिया वेक्टर लोगे, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ऐसा स्थिति हो जाएगा, है ना। मान लीजिए कि ये अपना सिलेंडर है। अब अगर ये अपना सिलेंडर है तो इधर वाला फ्लैट सरफेस है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसा एरिया है, इधर भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसा एरिया है। लेकिन यहाँ पर जब आप एरिया लेंगे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, हर जगह। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो फिक्स है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा।
लेकिन अगर आप यहाँ पर एरिया वेक्टर का बात करेंगे तो आपका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर यहाँ पर कैसा हो जाएगा, सतह के लंबवत और बाहर के तरफ। आप ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ऐसा और एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे थीटा का तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इस वाले सतह का आप नाम रख लीजिए पहला सतह, इस वाले का नाम आप रख लीजिए दूसरा सतह, और ये कर्व सरफेस का नाम आप रख लीजिए तीसरा सतह। अब इस तीनों सतह के कारण जब आप अलग अलग क्या करिएगा कि फ्लक्स निकालिएगा, तो फ्लक्स निकालने से पहले जरा सा गसियन सतह के बारे में 2 लाइन लिख ले कि कैसा गसियन सतह माने हैं, ठीक ना। तो एक बेलनाकार गसियन सतह माने हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस आर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, आर होगा, तभी तो सिमेट्रिक होगा कि जितना आगे है उतना ही किधर है, पीछे भी है ना। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने किया है क्या कि एक बेलनाकार गसियन सतह माने हैं, ठीक ना, बेलनाकार गसियन सतह माना, ठीक ना, जिसका लंबाई कितना है, जिसका लंबाई 2r, आगे r और पीछे भी कितना r, जिसका लंबाई 2r तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो कितना होगा, ध्यान से देखो कि जितना यहाँ पर क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल ये भी होगा, उतना ही क्षेत्रफल पीछे भी होगा, क्योंकि सिलेंडर है, और सिलेंडर में अगर कहीं से भी स्लाइस काट देंगे, कैरम बोर्ड खेले हो, कैरम बोर्ड के सारे गोटी को जमा कर देते क्या हो जाता है, सिलेंडर। अब सिलेंडर को कहीं से भी काटिए तो हर एक गोटी का क्षेत्रफल कैसा दिखेगा, सेम दिखेगा। तो भाई जैसा यहाँ वाला गोटी वैसे यहाँ वाला, वैसे यहाँ वाला, हर का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम। तो इस सिलेंडर का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, ए हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है आपको, नहीं कोई दिक्कत है। अब 3 सतह है, तीनों के कारण हमको थीटा पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा यहाँ होगा वैसा ही यहाँ भी होगा, क्यों कि इधर भी दूरी ऐसा ही है और इधर भी दूरी ऐसा ही है। कहोगे सर वक्र सतह पर, वक्र सतह पर नहीं होगा तो थीटा 90 डिग्री है, यही 0 कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा भी रहे हमको क्या मतलब, है ना। थीटा 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा भी रहे कोई लाइन इससे पास करेगा ही नहीं, है ना। सिलेंडर ऐसा है तो लाइन उसके अगल बगल से पास कर जाएगा, सिलेंडर से हो करके पास नहीं करेगा, वक्र सतह को कोई काटेगा नहीं। वक्र सतह को काटने के लिए ऐसा लाइन चाहिए, ऐसा लाइन तो है नहीं, ऐसा है तो या तो अंदर से गुजरेगा तो इस वाले सतह से गुजरेगा, या तो इधर से गुजरेगा तो इस वाले सतह से गुजरेगा। इस सतह को डायरेक्ट छू के गुजर सकता है, इस वक्र सतह को छू करके कोई लाइन गुजर जाएगा, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसके कारण फ्लक्स नहीं होगा। अब फ्लक्स कितना होगा, इस फ्लक्स के निकालने पर हम लोग बात करने वाले हैं, और पहले सतह के कारण फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, ठीक ना। देखिए पहले सतह के कारण जो फ्लक्स होगा, पहले सतह के कारण फ्लक्स, पहले सतह के कारण जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स का बात करेंगे हम लोग किसका, φ1 का। देखो भाई कि φ1 बराबर, हम लोग फ्लक्स का डेफिनेशन क्या पर है, इंटीग्रेशन ई डॉट कितना ds, ई डॉट ds को भाई साहब ये बताओ कि ई ds cos थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब देखो कि जो φ1 आ रहा है वो इंटीग्रेशन ई के जगह पर ई रखो, ds के जगह पर ds रखो, cos और थीटा के जगह पर पहले सतह के लिए आप देखिए कि जो पहले सतह के लिए थीटा का वैल्यू है वो कितना है 0 डिग्री, तो थीटा के जगह पर भाई साहब कितना लिखेंगे, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1, ये हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन ई ds। कोई दिक्कत इसमें आपको, नहीं कोई दिक्कत। अच्छा अगर दूसरे सतह के कारण बात करें, अगर आप दूसरे सतह के कारण बात करेंगे तो दूसरे सतह के कारण जो आपका फ्लक्स होगा, दूसरे सतह के कारण जो आपका फ्लक्स होगा φ2, उसमें भी देखिए कि यही चीज हो जाएगा कि नहीं, इंटीग्रेशन ds, इंटीग्रेशन ई ds हो जाएगा, यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा कितना ई ds, क्यों कि वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया ds है, और थीटा कितना है 0 डिग्री, सेम कहानी रहेगी। लेकिन अगर आप बात करिएगा वक्र सतह के कारण, अगर आप बात करिएगा कि तीसरे सतह और ये तीसरा सतह कैसा है, वक्र सतह है, ठीक ना। तीसरा सतह कैसा है, वक्र सतह। तीसरे सतह के कारण अगर आप फ्लक्स का बात करिएगा तो तीसरे सतह के कारण जो आपका फ्लक्स हो जाएगा वो फ्लक्स कितना हो जाएगा दोस्त,
फाई 3 बराबर फिर से इंटीग्रेशन कितना ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस का मतलब हो गया कितना इंटीग्रेशन ई डी एस कितना कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू है कितना 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना ई डी एस कॉस कितना 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो इंटीग्रेशन ई डी एस गुने 0, और 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा फाई 3 कितना मिल जाएगा, मतलब वक्र सतह के कारण कोई फ्लक्स नहीं है। जो फ्लक्स है वो दोनों समतल सतह के कारण ही फ्लक्स है ना। जो सतह है वो दोनों समतल सतह के कारण ही फ्लक्स है, वक्र सतह के कारण कोई फ्लक्स नहीं है। तो वक्र सतह को अब क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, है ना। अब जब इग्नोर कर देंगे तो देखो कुल सतह जो है, जो तुम्हारा कुल फ्लक्स है, वो कुल फ्लक्स किसके कारण है, तो कुल फ्लक्स समतल सतह के कारण है ना, समतल सतह के कारण है। कुल फ्लक्स किसके कारण है, समतल सतह के कारण। और कितना है भाई, तो अगर फाई बराबर लिखोगे तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। देखो फाई 1 कितना आया है अपना इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में, फाई 2 भी कितना आया इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में, और फाई 3 कितना आया है 0। 0 तो ये वक्र सतह गया, ये दोनों समतल के कारण है। कुल फ्लक्स किसके कारण है, समतल सतह के कारण। अब देखिए आप कि यहाँ जो आप इंटीग्रेशन ई डी एस और ई डी एस को जोड़िएगा तो मान लो इसको x और ये भी x, तो x को जोड़ते हो तो कितना होता है 2x, है ना, 2x होता है। तो ये जो है तो ई डी एस और ई डी एस के इंटीग्रेशन को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ई डी एस होगा कि नहीं होगा। अब देखो कि समतल सतह से इस आवेश का जितना दूरी आगे है उतना ही पीछे भी है, मतलब इस दोनों समतल सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसी होगी, एक समान होगी। दोनों सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसी होगी, एक समान होगी, है ना। तो यहाँ पर ये बात आप लिखिएगा क्या कि दोनों समतल सतह, ठीक ना, दोनों समतल सतह जो है वो दोनों समतल सतह क्या है भाई, तो आवेश से समान दूरी रखती है, आवेश से समान दूरी रखती है। समान दूरी रखने का मतलब क्या हुआ कि समान दूरी जैसे ही रखेगी, समान दूरी रखती है, इसका मतलब ये हुआ अतः कि समतल सतह के किसी भी बिंदु पर, अतः समतल सतह के किसी भी बिंदु पर, समतल सतह के किसी भी बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी। किसी भी समतल सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। अब भाई जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी तो इसका मतलब ई क्या हो गया, कांस्टेंट हुआ कि नहीं होगा। तीव्रता कैसी होगी, समान होगी, समान होगी, इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकल के आया कि ई कैसा हो गया, कांस्टेंट। ई कैसा हो गया, कांस्टेंट। अब देखिए कि ई जब कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रेशन में ई कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा कुल फ्लक्स फाई बचेगा वो फाई बराबर 2e इंटीग्रेशन कितना ds। इतना में कोई दिक्कत है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये टोटल फ्लक्स हमने निकाल लिया है। अब देखिए ध्यान से कि अगर हम लोग बात करेंगे अब किसका, गॉस लॉ का। अब गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम लोग ये बात जानते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी फ्लक्स हम लोगों ने कितना निकाला है, फ्लक्स निकाला है 2e इंटीग्रेशन ds बराबर कितना हो जाएगा, Q इनसाइड बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो कि इंटीग्रेशन ds का बात करना है तो इस सतह पर आपने छोटा सा सतह माना है जिसका नाम आपने क्या रखा है, ds। इस सतह पर आपने छोटा सा एलिमेंट माना है जिसका नाम आपने क्या रखा है, ds। अब बताइए कि इस पूरे फ्लैट सरफेस पर, इस पूरे समतल सतह पर आप इतना छोटा कितने सारे एलिमेंट काट सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट। और जब सारे एलिमेंट को फिर से जोड़ेंगे तो इस समतल सतह का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा,
इस समतल सतह का क्षेत्रफल आएगा, और इस समतल सतह का क्षेत्रफल कितना है, ए है। इस समतल सतह का क्षेत्रफल कितना है, मतलब बेटा इंटीग्रेशन डीएस करेंगे तो ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो कि जैसे ही तुमने इंटीग्रेशन डीएस किया, तो इंटीग्रेशन डीएस का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2e इंटू इंटीग्रेशन डीएस का वैल्यू कितना। दूसरा बात, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू है ना, और एप्सिलॉन नॉट के जगह पर कितना है, एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के अंदर में जो मैंने माना है, सतह के अंदर में वो आवेश कितना है, क्यू है। लेकिन क्यू कितना है जो हमको पता, एक चीज तो पता होगा कि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होगा। ये तो पता होगा ना कि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होगा, और सिग्मा तो हमको पहले से पता है कि इसका कितना है, सतही आवेश घनत्व। अब देखो कि जब इसमें हम लोग सारा मान रखने के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2e इंटू ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कि इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो 2 और ए को इस साइड भेजेंगे, तो 2 और ए को जब इस साइड भेजेंगे तो ई बराबर कितना बचेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। इसी चीज को देखिए कि इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, तो अरेंज करके लिखना है, तो अरेंज करके मैं क्या करता हूं कि क्यू बाई ए को एक साथ लिख देता हूं, ए इक्वल टू क्यू बाई ए को एक साथ लिख दिया, और इन टू 1/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट को क्या करता हूं, एक साथ लिख देता हूं। कोई दिक्कत है आपको। अब आप जानते हैं कि ये क्यू बाई ए जो होता है वो कितना होता है, सिग्मा होता है, और इंटू 1 बाई कितना, 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। क्यों कि सिग्मा इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई ए होगा। क्यू बाई ए के जगह पर क्या रख दिए, सिग्मा रख दिए। अब इसी को ध्यान से देखो कि ई इक्वल टू जो रखेंगे वो सिग्मा बाई कितना, 2 टाइम्स आर कितना बड़ा था, इससे हमको कोई फर्क पड़ा ही नहीं। फर्क किससे पड़ा कि मीडियम कैसा है, एप्सिलॉन नॉट, और आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। बात समझ में आया। अगर पॉजिटिव रहेगा तो बाहर की तरफ, नेगेटिव रहेगा तो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हमेशा याद रखना। तुम अगले चैप्टर में जब तुम वहाँ कैपेसिटर पढ़ोगे, संधारित्र पढ़ोगे, ठीक ना, तो वो संधारित्र का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है क्या कि दो मेटालिक प्लेट को चार्ज किया जाता है और एक दूसरे के बहुत क्लोज रख दिया जाता है। तो क्लोज रख देंगे और इसके बीच में कोई मक्खी आकर के इस दोनों प्लेट को देखेगा तो कैसा दिखेगा, इसको इनफाइनाइट प्लेट दिखेगा। और इनफाइनाइट प्लेट में हम तुमसे बात करेंगे कि इसके बीच में तुमको हम कभी बताए थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए दो प्लेट पर बहुत सारा चार्ज रख दीजिए अपोजिट डायरेक्शन का, और दोनों को एक दूसरे के बहुत क्लोज रख दीजिए, तो फील्ड कैसा बनता है, यूनिफॉर्म फील्ड बनता है ना। तो आर से जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये जो दो आवेश रहेगा और इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, और हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस हिसाब से निकालेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम लगा करके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वहां पर इस चीज का जरूरत आपको पड़ेगा, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किसके कारण, अनंत लंबाई के चादर के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब देखिए इस पर एक आध छोटा छोटा सवाल करते हैं जिसका आगे उपयोग होने वाला है। आपको याद रखना है खाली बस इतना ही बात, क्या कि अनंत लंबाई के सीट के कारण E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे गॉस लॉ का यूज किया है ये आपने अभी तक देखा है, पहले ही दिन से देख रहे हैं गॉस लॉ में सारे कहानी एक जैसे चल रही है। टोटल फ्लक्स निकालना है, गॉस लॉ लगाना है, इंटीग्रेशन में एरिया पुट करना है, क्यू इनसाइड का वैल्यू पुट करना है, कहानी खत्म। इतना ही तो काम होता है। अब देखो कि इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जाएंगे, ठीक ना। इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जाएंगे जिस पर जरा सा ध्यान दो। क्या क्या रहा है तुम्हारे पास क्वेश्चन में, क्या कह रहा है ध्यान देना। कह रहा है क्या कि एक सीट है ऐसा, ठीक है, और इसके ठीक समानांतर एक दूसरी सीट रखी हुई, इसके ठीक समानांतर एक दूसरी सीट रखी हुई है, जो सीट जो है, जो सीट जो है वो है कुछ इस तरह से, इसके ठीक समानांतर रखी हुई, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आपको दिख रहे हैं। कह रहा है कि ये दोनों जो है तो एक दूसरे से बहुत क्लोज डिस्टेंस पर है, और आपको कह रहा है क्या कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर सेम नेगेटिव चार्ज है, ठीक ना। इस पर जो है
तो सेम नेगेटिव चार्ज है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये चीज ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि आपके पास दो आवेशित सतह, दो आवेशित सतह है जिस पर विपरीत चार्ज है। दो आवेशित सतह जिन पर विपरीत आवेश है, जिन पर कैसे आवेश है, विपरीत आवेश है। मतलब एक पर पॉजिटिव तो एक पर कैसा, नेगेटिव। विपरीत आवेश है, एक दूसरे के बहुत नजदीक रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं, एक दूसरे के बहुत करीब, एक दूसरे के बहुत करीब स्थित हैं। अब बहुत करीब क्यों स्थित है भाई, बहुत करीब स्थित है। अब देखो कि बहुत करीब स्थित होने का क्या मतलब होता है। तो बहुत करीब जब स्थित है, बहुत करीब जब स्थित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों के बीच में अगर कोई मक्खी चला जाए और इस आवेशित सतह को ये देखे तो ये सतह इसको फाइनाइट लगेगा कि इनफाइनाइट लगेगा, इनफाइनाइट लगेगा। तो एक दूसरे के बहुत करीब रखे हैं। तो कह रहा है क्या कि आपका यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर इस दोनों के बीच में एक पॉइंट है कोई बी, और यहाँ पर एक पॉइंट है क्या, सी। इस पॉइंट ए बी सी के बारे में भी कह रहा है कि ये आवेशित सतह के बहुत नजदीक में है, ठीक ना। तो आपको क्या कह रहा है कि बिंदु बिंदु ए बी तथा सी पर ई नेट ज्ञात करें, ई नेट ज्ञात करें यदि 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 सतहों का, यदि सतहों का आवेश घनत्व, यदि सतहों का आवेश घनत्व, आवेश घनत्व सिग्मा है। अब देखो ये चीज अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहे तो तुमको ये बात हमेशा दिमाग में डाल लेना है कि इन सतहों के बीच में हवा ही है या वैक्यूम है। लेकिन अगर मेंशन रहे कि इसके बीच में कोई मटेरियल भरा हुआ है और उस मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी आपको दिया हुआ है, आपेक्षिक परमीयता आपको दिया हुआ है, ठीक ना। तो अपेक्षित विद्युतशीलता दी हुई होगी। तो आपको याद होगा कि फोर्स के लिए हम लोग एक लगाते थे 1/4πε0 Q/r² इलेक्ट्रिक फील्ड का लगाते थे जब एयर या वैक्यूम होता था तब। लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाता था तो हम लोग इसी को लिखते थे 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर क्यू बाई कितना, r²। तो मीडियम पर हमेशा डिपेंडेंट रहेगी बात, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो क्या मान के चलना, हमेशा इसमें क्या है, हवा भरा हुआ है। क्लियर है इतनी बातें। अब देखो भाई कि हमको इस तीनों बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगला पेज लेता हूँ फ्रेश में, और सिचुएशन समझिए। ये है पहला प्लेट जिस पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मैं खाली लाइन से दिखा रहा हूँ आपको, और इसका भी आवेश घनत्व कितना दे रखा है, सिग्मा। ये है आपका दूसरा प्लेट जिस पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और इसका भी कह रहा है कि समान आवेशित घनत्व है कितना, सिग्मा। कह रहा है कि 3 पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट ए जो इधर है, एक पॉइंट बी जो बीच में है, और एक पॉइंट सी जो इधर है। इस तीनों पॉइंट पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान ले भाई ये पहला पॉइंट है। इस पहले पॉइंट पे ये तुम बताओ कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा कि अंदर की तरफ होगा। इसको मैं बोल देता हूँ पहला सतह, ठीक ना। इसको मैं बोल देता हूँ क्या, ये पहला सतह है और ये क्या है, दूसरा सतह है। अब देखिए कि अगर बाहर की तरफ होगा पहले सतह के कारण विद्युत क्षेत्र, तो E1 किधर की तरफ होगा, यहाँ से बाहर की तरफ। E1 कितना बड़ा होगा, बाहर की तरफ पहले सतह के कारण, और वो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 ये किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा कि नहीं। ध्यान से देखना कि दोनों सीट कैसा बिहेव कर रहा है, अनंत लंबाई का, क्यों कि ये पूरा सिस्टम बहुत एक दूसरे के क्लोज है। तो दोनों सीट कैसा बिहेव करेगा, अनंत लंबाई के कारण। तो अनंत लंबाई के जैसा जब बिहेव करेगा इसका मतलब जो E1 बराबर हम लोग लिखेंगे वो भी लिखेंगे कितना, σ/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और E2 बराबर भी कितना लिखेंगे, σ/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। E1 और E2 दोनों बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर लेगा, और ई नेट कितना बचेगा, ई नेट बराबर बचेगा E2 माइनस E1, जो कितना मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन बीच में देखिए ये पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज E1, नेगेटिव चार्ज टुवार्ड्स द चार्ज E2,
यहाँ पर जो ई नेट लिखेंगे वो ई नेट कितना लिखेंगे, E1 प्लस E2। E1 कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा आएगा, हो जाएगा कितना ये 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाहर वाले सतह पे देखो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर के तरफ दूसरे सतह के कारण, लेकिन पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर। अब कहोगे कि सर दोनों का डिस्टेंस तो अलग अलग है, कहोगे कि सर दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा कैसे? देखो ना पीछे डेरिवेशन में डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है ना। यहां से देख रहे हैं तब भी अनंत दिख रहा है, और सट गए तब भी अनंत ही दिख रहा है ना। और एकदम सट जाएंगे फिर भी कैसा दिखेगा, ज्यादा सटेंगे तो माथा फूट जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि कैसा भी रहे भाई साहब, दिख रहा है कैसा, अनंत सीट। तो इधर भी देखिए कि इधर भी जो आपका ई नेट होगा, इधर भी जो आपका ई नेट होगा, वो ई नेट बराबर कितना हो जाएगा, वही E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2, जो कितना आ जाएगा 0। क्यों कि E1 और E2 का वैल्यू क्या है, एक जैसा। फाइनल रिजल्ट क्या आया, ई एट ए कितना, ई एट बी कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई एट सी कितना, 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? आप लोग एक सवाल बना करके दिखाइए 2 मिनट में कि अगर सेम कहानी है, इस दोनों में इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना, इसका आवेश घनत्व सिग्मा, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसका भी आवेश घनत्व कितना, सिग्मा, और फिर यहाँ पर एक नेगेटिव आवेश है, इसका भी आवेश घनत्व कितना, सिग्मा। आपको निकालना है इस पॉइंट ए पर और इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। समझ में आ रहा है? सारे का आवेश घनत्व सिग्मा दिया हुआ है, आपको ए और बी पॉइंट पर निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे ही कहे कि दो सतह एक दूसरे के बेहद करीब रखे हुए हैं, दिमाग में एक ही बात लाना है कि इनफाइनाइट सीट है। समझ में आ रहा है बात? चलो बनाओ। दोनों में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, देखते हैं। बनाइए, पहले बनाइए आप लोग, 2 4 लोग बोलिए। 0 अलग अलग आया इन दोनों का, और कुछ लोग बनाइए। बोलो कितना आया? कुछ नहीं आया सर। 0 आया है इधर वाला। देखो भाई, नाम रख लो अलग अलग, सुनो ध्यान दो, ध्यान दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा। इस पॉइंट पे देखो, पॉजिटिव वाले के बाहर के तरफ E1, नेगेटिव वाले के कारण, दूसरे वाले के कारण E2, और तीसरे नेगेटिव वाले के कारण E3। क्लियर है बात? E1 भी आएगा तुम्हारा कितना, E1 भी आएगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 भी आएगा कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E3 भी आएगा कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए कि तीनों बराबर है, तो कोई भी दो जो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा, एक बचेगा। मतलब यहाँ पर जो ई एट ए बचेगा तुम्हारा बी है ना, तो ये जो ई बी बचेगा इसका डायरेक्शन किधर के तरफ होगा, इधर के तरफ। और कितना होगा, तो ई बी इक्वल टू जो होगा, ये दोनों को आप जोड़ दीजिए सेम डायरेक्शन वाले को, E2 प्लस E3 माइनस E1, दोनों बराबर है तो एक खत्म, एक बचेगा कितना, सिग्मा बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है? तीनों सीट को कंसीडर करना था, दो ही सीट को कंसीडर करके बना लिए।
तीनों को किए हैं। अब देखिए ए पर देखिए, नेगेटिव चार्ज टुवार्ड्स द चार्ज, दूसरा वाला है तो कितना E2, ये ये वाला, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज है E3 लिखाएगा ये, ठीक ना, टुवार्ड्स द चार्ज E3, नेगेटिव चार्ज टुवार्ड्स द चार्ज E2, पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज कितना E1, दो सेम डायरेक्शन में एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो यहाँ पर ई ए का डायरेक्शन होगा, ई ए का डायरेक्शन होगा वो किधर के तरफ डायरेक्शन होगा, जिधर अधिक है उधर के तरफ। दो सेम वाला एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये भी हो जाएगा कितना E1 प्लस E2 प्लस E3। देखना कि E2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो E2 किसी एक को क्या करेगा, खत्म कर देगा, बचेगा कितना सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसान सवाल था। याद क्या रखना है, दो अनंत लंबाई के चादर के बीच में अगर हम खड़ा होंगे, दो अनंत लंबाई के चादर के बीच में हम खड़ा होंगे जिस पर दोनों आवेश कैसे हैं, अपोजिट साइन के हैं, इसका भी सिग्मा इसका भी सिग्मा, तो पॉजिटिव के कारण E1 भी बाहर के तरफ, E2 अंदर के तरफ, जो E नेट होगा वो E नेट होगा कितना E1 प्लस E2, है ना, जो E नेट होगा वो कितना, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो E1 प्लस E2 के बराबर में, E1 भी सिग्मा बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, E2 भी सिग्मा बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, जो ई नेट हो जाएगा वो कितना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस चीज़ का यूज आपको अगले चैप्टर में आएगा। अगले दिन जो हम लोग पढ़ेंगे वो नया चैप्टर शुरू करेंगे, मंगलवार भी है, दिन अच्छा है, नया चैप्टर है, उसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या, विद्युत विभव, ठीक ना, विद्युत विभव, ठीक ना, अगला चैप्टर। इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, तो पहले थोड़ा सा आपको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाएंगे इसका, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, विभव क्या चीज होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है, ठीक ना। और इसको कैलकुलेट करने के लिए 11th का एक चैप्टर थोड़ा सा पढ़ना है, जिस चैप्टर पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे वर्क एनर्जी पावर पर, ठीक है। तो आप लोग एक दो चीज आप लोग पढ़ के आइएगा, एक दो चीज पढ़ के क्या आइएगा, तो एक चीज है क्या, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक ना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अचर बल के कारण कार्य निकालना, ठीक ना। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आपको पढ़ के आना है थोड़ा सा, हम यहाँ पर पढ़ाएंगे भी, इसमें आप पढ़ेंगे W इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट dx, ठीक ना, ये चीज। और दूसरा चीज आपको पढ़ना है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या पढ़ना है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें कहता है क्या कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर में, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन में जो है तो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य होता है। और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जो होता है, वो ऑल द फोर्सेस जो होता है सभी बल के द्वारा किया गया कार्य, ये क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना, कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य होता है। इतना चीज आप लोग पढ़ के आइएगा, इस पर हम डिटेल चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, और ये चर्चा करने के बाद अगला चैप्टर शुरू हो पाएगा, अच्छे से समझ में भी आएगा। क्लियर है बात। अगर याद हो विद्युत विभव का परिभाषा 10वीं क्लास का, तो किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो अनंत से लाएंगे आर घटता जाएगा, फोर्स बदलता जाएगा, कार्य निकालना है तो यही काम आएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए ये पढ़ के आइएगा, नहीं भी पढ़ के आइएगा तो अगले दिन हम